हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे आपकी वसंत पुस्तक का अध्याय 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। प्रस्तुत पाठ में बच्चों भारतीय सिनेमा जगत में आए महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया गया है। 14 मार्च सन 1931 की ऐतिहासिक तारीख को पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ था। इस तारीख को ऐतिहासिक तारीख माना जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ से ही बोलने वाली फिल्म का प्रदर्शन प्रारंभ हुआ था। उससे पहले मूक फिल्में बनती थी। जैसे सबसे पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ करती थी। इस तिथि के बाद भारतीय सिनेमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 14 मार्च सन 1931 एक ऐसी ऐतिहासिक तिथि बन गई बच्चों, जिसके बाद सिनेमा ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक अनेक फिल्में आई और फिल्म जगत में, और आज भी आप लोग देखते हैं कि फिल्म जगत का कितना महत्व हमारे सम्मुख है। तो आइए पाठ का सारांश जानते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। सवाक का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो बोलने वाली फिल्म थी। 14 मार्च सन 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर थी। हालांकि बच्चों उस समय मूक फिल्में लोकप्रिय हुआ करती थी, लेकिन बोलने वाली फिल्म की बात ही कुछ और थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। अब जो मूक फिल्में थी उन्हें कोई भी नहीं पूछता था बच्चों। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। कौन थे बच्चों? अर्देशिर एम ईरानी। जहां पर आप लोगों को नाम दिखाई दे रहा है ना, ये अर्देशिर एम ईरानी, जिन्होंने सन 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी। कौन सी फिल्म देखी थी? सो बोट। एक सो बोट उन्होंने फिल्म देखी थी। ये सो बोट उन्होंने एक फिल्म देखी थी, सो बोट। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। जैसे उस फिल्म में थे वही गाने इस फिल्म में भी ले लिए गए बच्चों। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास संवाद लेखक नहीं था। संवाद कौन होता है बच्चों? जो संवाद लिखते हैं, जो फिल्मों में डायलॉग्स होते हैं, उसको संवाद कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें बनाई। उन्होंने जो धुन होती है वो स्वयं की बनाई। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, कौन कौन से थे? तबला, हारमोनियम और वायलिन, केवल 3 वाद्य यंत्रों का ही प्रयोग किया गया। आज की फिल्में आप लोग देखते हैं कि कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पार्श्व गायक क्या होता है बच्चों? जो पर्दे के पीछे से गाना गाते हैं। क्योंकि जो अभिनेता है वो दिखने में अच्छा है, वो एक्टिंग में अच्छा है, ये जरूरी नहीं कि उसकी आवाज़ भी अच्छी हो। इसलिए पार्श्व गायक बने। पार्श्व गायक जो पर्दे के पीछे से गाते थे, और जो अभिनय करते थे अभिनेता, वो केवल अपने होठों को हिला देते थे, जिससे हमें लगता है कि गाना वो ही गा रहे हैं। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। इस फिल्म का जो पहला गाना था बच्चों वो ये था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। अब दिन में कितने प्रकार के शोर होता है ना बच्चों, तो इसलिए रात में इसकी शूटिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि उस समय उतना म्यूजिक सिस्टम नहीं था जितना आज के समय में है। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम का अर्थ है बनावटी, क्योंकि दिन में तो सूरज का
उजाला होता है, लेकिन रात में क्या होता है, कृत्रिम बनावटी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गई। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देसिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। उन्होंने, उनकी जो कंपनी थी अर्देसिर ईरानी की, उन्होंने इतनी सारी फिल्में बनाई, 100-150 से अधिक। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। अरेबियन नाइट्स एक फिल्म थी, उसकी जैसी ही फैंटेसी थी। फैंटेसी का अर्थ क्या होता है बच्चों, मौज मस्ती वाली फिल्म थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें हिंदी भी बोली गई और उर्दू भी बोली गई। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी। जो फिल्म में नायिका थी उसका नाम था जुबैदा। नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। कहने का अर्थ है वेतन, सबसे अधिक वेतन उन्हीं को मिलता था उस समय। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। उस समय एक मशहूर वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। फिर वो जीत गए मुकदमा तो विट्ठल को ही नायक बनाया गया। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंटमैन कौन होता है, जो हैरत अंगेज करतब दिखाने वाला होता है, तो उनके रूप में उन्होंने कार्य किया। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने रहे बच्चों। यह फिल्म 14 मार्च सन 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। 8 सप्ताह तक वहाँ के लिए टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था, क्योंकि पहली बार बोलने वाली सवाक फिल्म आ रही थी तो सबको हो रहा था कि आखिर वो पर्दे में बोलते हुए कैसे नजर आते हैं। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। जो समीक्षा करने वाले लोग थे उन्होंने इसको भड़कीली कहा था, एकदम चटक बटक वाली मौज मस्ती वाली फिल्म कहा था। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इस फिल्म को बनने में 4 महीने लगे थे और 10,000 फुट, पहले से रील में बनती थी ना फिल्में, तो रील तैयार होती थी, तो 10,000 फुट लंबी इसकी जो रील थी 10,000 फुट लंबी थी। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया था। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते थे। तो तीखी नज़र अर्थात उनके गुस्से को उन्हें देखना पड़ा। गुस्सा, तीखी नज़र का अर्थ क्या होता है बच्चों, गुस्सा प्रकट करने का एक प्रकार से तरीका कहते हैं जिसे। तो अंग्रेजों ने इस पर गुस्सा किया था। सवाक सिनेमा के एक नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देसिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने बच्चों उस मौके पर क्या कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। उस समय क्या था, फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात थी, वो भी सवाक फिल्म पहली फिल्म बनी थी। उन्होंने विदेशों में जाके इसकी शूटिंग की थी, उनको बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने देश के लिए अपना एक हिस्सा दिया है, एक योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे।
सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्म के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, क्योंकि उसमें बोलना नहीं था। लेकिन अब क्या था, डायलॉग याद करने थे, बोलने थे। तो अब पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। धीरे धीरे हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं को दाखिल कर दिया गया। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। इस तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा था बच्चों। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों पर लोकप्रिय थी। जैसे बच्चों अमिताभ बच्चन बहुत लोकप्रिय थे, तो अमिताभ बच्चन के जैसे हेयर स्टाइल थी वैसे ही सारे लड़के उस समय के बनाते थे। जैसा वो ड्रेस पहनते थे वही ड्रेस सब लोग पहनने लग जाते थे। इसी प्रकार हीरोइनों की भी हेयर कट थे, जो जो स्टाइल हुआ करती थी वो सारे के सारे लोग अपना लेते थे। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर लेती थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया दौर शुरू हो गया था बच्चों। वहां से सिनेमा का एक नया दौर शुरू हो गया था। और ये पाठ जो है आप लोगों का बच्चों प्रदीप तिवारी द्वारा लिखा गया है। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ में भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को भी सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि का सहारा लेना पड़ा था, क्योंकि सिनेमा का एक नया दौर शुरू हो गया था बच्चों। यहाँ से हमारी फिल्म का एक नया दौर शुरू हुआ था। बच्चों यहीं आपका पाठ ये समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।